YouTube के परमार आईएएस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। जैसा कि यह है कि परमार आईएएस चैनल में I2IAS मिशन नामक एक क्लास चल रही है। इस क्लास का आज लेक्चर 6वां नंबर है। आज इस 6वें लेक्चर को समझने के लिए हम चलते हैं सन 1947 में, जब भारत देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था। उसके बाद यानी कहा जाए कि उसके 13-14 दिन बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, तो हम अभी चलते हैं 1947 में अगस्त में और वहां की तस्वीर बनाते हैं। और शायद वहां की तस्वीर बहुत ही आकर्षित रही होगी, बहुत ही गुणात्मक रही होगी, बहुत ही चमत्कारिक उस समय की रही होगी। और उसी तस्वीर ने आज हिंदुस्तान को चमत्कार के रूप में ला दिया है कि हम 1947 तक विकसित देश हो जाएंगे, यह प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ इकोनॉमी में हम बहुत ही वृद्धि कर रहे हैं। यह उसी समय का चमत्कार है। तो जब हम 1947 में चलते हैं अगस्त में, तो वहां की तस्वीर देखिए। हमारा वही ग्रामीण भारत, वही भोले भोले हमारे नागरिक, हमारे पशु चारण व्यवस्था, पशुओं से चलने वाले हमारे संसाधन, पशुओं से की जाने वाली कृषि, और उसी समय लाल टोपी वाले ये अंग्रेज हम पर कुशासन करने की बात खत्म कर चुके थे और हमें स्वतंत्रता मिल चुकी थी। और उसी अगस्त 1947 में यह होता है कि भारत का संविधान कैसा हो, जो विकासकारी हो, कल्याणकारी हो। तो संविधान कैसा हो, संरचना कैसी हो, कौन सी चीज कहां पर होनी चाहिए, यानी संविधान का शरीर कैसा हो। जैसे मानव का शरीर हाथ, नाक, कान, मुंह, बाल आदि, जिह्वा, इनका सबका समुचित स्थान है, वैसे ही संविधान में भी उद्देशिका है, संघ और राज्य है, मूलाधिकार है, मूल कर्तव्य है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, इन सभी का अपना स्थान है। तो 1947 में यह हुआ कि संविधान रूपी शरीर में कहां कौन सा अंग व्यवस्थित किया जाए, यानी संविधान का ढांचा कैसा हो, यानी संविधान का फॉर्मेट कैसा हो, अर्थात संविधान का प्रारूप कैसा हो। अब संविधान का प्रारूप कैसा हो, कौन सी बात कहां पर रखी जाए, तो विद्वान लोग ही से बता सकते थे, जो संविधान के जानकार हो, कई देशों के संविधान को समझा हो, जाना हो, भारतीय संस्कृति, भारतीय गांव, भारतीय नगरीय व्यवस्था को जानते हो, भारतीयता को समझते हो, भारतीय विचार को समझते हो, ऐसे विद्वान लोग ही संविधान के शरीर को बना सकते थे, संविधान के प्रारूप को बना सकते थे। तो ये हुआ कि ठीक है, विद्वानों का एक समूह बनाया जाए और वही विद्वानों का समूह संविधान का प्रारूप बना देगा, संविधान का ढांचा बना देगा, संविधान का शरीर बना देगा। तो फिर एक प्रारूप को बनाने के लिए एक समूह गठित किया गया। तो 7 लोगों का समूह गठित किया गया और उन 7 लोगों से यह वांछना की गई, यह चाहत रखी गई कि वो संविधान का एक प्रारूप या संविधान का ढांचा तैयार करके दें। तो उन 7 लोगों के समूह को एक नाम दिया गया समिति, लेकिन उन्हें संविधान का प्रारूप बनाना था, उसका फॉर्मेट बनाना था, इसलिए उसका नाम हुआ प्रारूप समिति। तो अगस्त 1947 में ही प्रारूप समिति बनती है और प्रारूप समिति में 7 लोग थे और उन 7 लोगों को यानी उस समिति को जिम्मेदारी दी गई कि वह भारतीय संविधान के ढांचा को बनाए और इस क्रम में बनाए कि बड़ा ही सुसज्जित, सशक्त शरीर वाला संविधान बने। तो वह जो प्रारूप समिति है, तो आज हम 1947 की उसी प्रारूप समिति की बात करते हैं कि इन 7 लोगों में से एक को अध्यक्ष बनाया गया, बाकी 6 लोग सदस्य हुए, कुल सदस्य 7 लोग हो गए।
आज हम उसी की चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये प्रारूप समिति आ गई, यानी फॉर्मेट कमेटी आ गई, और उस फॉर्मेट कमेटी में अब हम बिंदुवार देखते हैं कि संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 ईस्वी को, यानी स्वतंत्रता 15 अगस्त को मिलती है, कुछ ही दिन बाद 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया। यानी प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। यह प्रश्न आपका प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाएगा कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, और उसका लक्ष्य क्या था, किस लिए? तो संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए, संविधान के ढांचा को तैयार करने के लिए, फॉर्मेट तैयार करने के लिए प्रारूप समिति बनाई गई। अब इन तथ्यों को आपको तैयार रखना है प्रारंभिक परीक्षा के लिए कि किस लिए यह समिति बनी थी। संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को ये बनी थी। अब आते हैं हम, कुल सदस्य कितने थे? याद रखिए 7 दिन होते हैं सप्ताह में, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चूंकि हमारे दिन 7 होते हैं और ऐसे ही 7 दिन गुजर रहे हैं, तो इसीलिए शायद एक संविधान को बहुत महत्वपूर्ण बनाना रहा होगा। तो 7 की सदस्य संख्या अचानक ही ऐसे ही आ गई अस्तित्व में, तो आप दिनों से जोड़ सकते हैं कि 7 सदस्य थे। इन 7 सदस्यों में अब हम देखते हैं कुल सदस्य यानी 7 हुए। अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, यानी एक ही अध्यक्ष था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। इनका निर्वाचन कहां से हुआ था? संविधान सभा में। चूंकि ये प्रारूप समिति के जो सदस्य बने थे, तो संविधान सभा में जो लोग थे उन्हीं में से 7 लोगों को निकाल करके बनाया गया। तो इसका मतलब यह है कि ये 7 लोग संविधान सभा में निर्वाचित हुए होंगे विभिन्न क्षेत्रों से, और उनमें से 7 जो प्रमुख लोग हैं, विद्वान लोग रहे होंगे, जिनको माना गया कि योग्य हैं और वह प्रारूप बना सकते हैं, तो उन्हीं को अलग करके एक प्रारूप समिति बनाई गई। इसका मतलब संविधान सभा में छोटी छोटी ऐसी कई समितियां थी। मान लिया प्रारूप समिति का यह दिया गया कि वह प्रारूप बनाए, तो एक संघ समिति हो गई, तो उसे संघ सरकार के बारे में बताना था कि क्या किया जाए। इसी तरह विभिन्न प्रकार की समितियां थी और उप समितियां भी थी, यानी संविधान सभा में कुछ कुछ लोगों को बांटकर समिति और उप समिति बनाया गया, और सबको जिम्मेदारी दी गई कि सब लोग अपने अपनी जिम्मेदारी को संविधान सभा के अध्यक्ष के सामने रखें। और इस तरह से संविधान के एक पार्ट किसी को दिया गया, दूसरा पार्ट किसी को, तीसरा किसी को, और सब ने अपनी जिम्मेदारी निभा करके और संविधान के लगभग सभी पार्ट संविधान सभा के अध्यक्ष के सामने आए। फिर अध्यक्ष ने उन्हीं सभी लोगों से चर्चा पर चर्चा करने के बाद एक ढांचा तैयार करवाया, और उस ढांचा को सिस्टमेटिकली तैयार कराने में प्रारूप समिति ने योगदान किया था। तो यहां पर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, वो बंगाल से निर्वाचित हुए थे। तो वह बंगाल, और बंगाल में भी हम देखेंगे कि उनको पश्चिम बंगाल से हुए थे। तो ये बंगाल जगह से निर्वाचित हुए और वो अस्तित्व में आए। सदस्य कितने थे? सदस्य 6 सदस्य थे, यानी कुल सदस्य थे 6 और अध्यक्ष 1, यानी कुल में 7 और एक अध्यक्ष और बाकी 6 सदस्य। तो इस तरह से कुल 7 सदस्य थे, 7 लोग थे। अब अध्यक्ष को जानने के बाद हम 6 शेष सदस्यों की भी जानकारी ले लें, क्योंकि इनके बारे में भी प्रश्न बहुत ही नजदीकी से और गहराई से पूछे जाते हैं सिविल सर्विसेज में प्रारंभिक परीक्षा में। तो वह आपका कोई भी प्रश्न आए तो आपकी रेंज से वो बाहर नहीं होना चाहिए, आपको तैयार होना चाहिए। यही लक्ष्य है I2IAS मिशन का। तो इसमें से पहले सदस्य आते हैं के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी का निर्वाचन हुआ था बंबई से। जैसा मैंने कहा कि 7 लोग ये सभी संविधान सभा के सदस्य थे, तो के.एम. मुंशी का चुनाव हुआ था बंबई से, निर्वाचन हुआ था। तो के.एम. मुंशी
आप तो अध्यक्ष का नाम याद रखिए, साथ में 6 सदस्यों का नाम याद रखिए, क्योंकि प्रारूप समिति के 7 लोगों का नाम याद रखना है। कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया इनमें से कौन प्रारूप समिति में सदस्य शामिल नहीं था, इसका मतलब 3 वे नाम देंगे जो शामिल थे, एक बाहरी कोई नाम देंगे। अगर आपको 7 याद हैं, तैयार हैं, तभी आप उत्तर सही दे पाएंगे कि ये वाला शामिल नहीं था। तो आप इनको 7 लोगों का नाम भी तैयार करें। और कभी कभी ये होता है कि उनका निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था, उससे भी माइन्यूट क्वेश्चन पूछता है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। जैसा कि यह अंबेडकर साहब बंगाल से निर्वाचित थे, के.एम. मुंशी आए, के.एम. मुंशी बंबई से निर्वाचित थे, तो पहले सदस्य हुए के.एम. मुंशी, ये बंबई से निर्वाचित थे। दूसरे सदस्य आते हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला दूसरे सदस्य हुए। इनका असम से निर्वाचन हुआ था, ये असम से निर्वाचित थे, मुस्लिम लीग के सदस्य थे, तो असम से निर्वाचित मुस्लिम लीग के सदस्य थे ये। तीसरे नंबर में हम लेते हैं बी.एल. मित्रा या बी.एल. मित्र, तो बी.एल. मित्र लेते हैं। तो बी.एल. मित्र कुछ ही समय तक यानी थे, बाद में हट गए, उनकी जगह दूसरे व्यक्ति को सदस्य बनाया गया, तो बी.एल. मित्र आए। और बी.एल. मित्र थोड़े समय बाद हट गए और इनके स्थान पर एन माधव राव सदस्य बने। तो बी.एल. मित्र, ये बी.एल. मित्र थोड़े समय बाद यानी ये हट गए, तो बी.एल. मित्र है थोड़े समय बाद हट गए और इनके स्थान पर एन माधव राव सदस्य बने। और एन माधव राव जो सदस्य बने थे, वो सदस्य बने उड़ीसा से बने थे, उड़ीसा से आए थे, तो ये बी.एल. मित्र हो गया। उसके बाद आया अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, तो चौथे नंबर में है अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर। ये जो अय्यर साहब हैं, यानी जो हमारे चौथे सदस्य हैं, मद्रास से निर्वाचित हुए थे, निर्दलीय थे। अब आया 5वां नंबर एन गोपाल स्वामी आयंगर, एन गोपाल स्वामी आयंगर मद्रास से निर्वाचित हुए थे। 6ठे नंबर में है डी.पी. खेतान, डी.पी. खेतान मद्रास से निर्वाचित थे। आकस्मिक मृत्यु होने के कारण टी.टी. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया, यानी डी.पी. खेतान मद्रास से निर्वाचित थे, आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो इन खेतान के स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया और कृष्णमाचारी मद्रास से निर्वाचित थे। अब ये 6 सदस्य, पुनः हम लोग ध्यान दें, कुल सदस्य 7 हैं और इन 7 में एक अध्यक्ष, बाकी 6 सदस्य। तो नंबर 1 अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, ये बंगाल से निर्वाचित थे, अध्यक्ष थे। के.एम. मुंशी बंबई से निर्वाचित, सैयद मोहम्मद सादुल्ला असम से, बी.एल. मित्र हो गए, अल्लाद कृष्णा स्वामी हो गए, एन गोपाल स्वामी आयंगर, डी.पी. खेतान हो गए, 6 सदस्य। लेकिन अब आपका ये पूछा जा सकता है कि एन माधव राव किनके स्थान पर प्रारूप समिति में शामिल हुए थे, तो एन माधव राव किसके स्थान पर, बी.एल. मित्र के स्थान पर प्रारूप समिति में शामिल हुए थे। अब अगला क्वेश्चन यदि हम ये करें कि टी.टी. कृष्णमाचारी को शामिल किया गया था प्रारूप समिति में, लेकिन किसके स्थान पर, तो डी.पी. खेतान, डी.पी. खेतान के स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी को शामिल किया गया था। अब हम देखें, जो प्रारूप समिति 7 लोगों की थी, तो इस 7 लोगों की प्रारूप समिति में कांग्रेस पार्टी के कितने सदस्य उसमें शामिल थे, तो इन 7 लोगों की प्रारूप समिति में 2 सदस्य थे जो कांग्रेस के थे। तो प्रारूप समिति में कांग्रेस के केवल 2 सदस्य थे, उनमें से नंबर 1 के.एम. मुंशी, ये कांग्रेस पार्टी के थे। नंबर 2 टी.टी. कृष्णमाचारी, ये भी कांग्रेस के थे। तो कभी ये क्वेश्चन आता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे,
कांग्रेस पार्टी के, तो कांग्रेस पार्टी के 2 थे। अगर ऑप्शन आता है 2, 3, 4, 5 तो 2 लगाना है, और अगर ऑप्शन आता है कि कांग्रेस यानी प्रारूप समिति में कांग्रेस पार्टी के कौन शामिल थे, नंबर ए ऑप्शन आता है और वहां के एम मुंशी, नंबर बी में टीटी कृष्णमाचारी, नंबर सी में दोनों, नंबर चौथे में कोई नहीं, तो सी लगेगा आपका सही आंसर, यानी दोनों शामिल थे। इस तरह से आज की क्लास में लेक्चर 6 में मैंने आपको प्रारूप समिति के बारे में बताया। निसंदेह और बहुत ही सद्भाव और बहुत ही आत्मविश्वास और आपकी इच्छा के अनुकूल और आपकी सफलता के लिए मैं यह बहुत जिम्मेदारी से कहने जा रहा हूं कि निकट भविष्य में आने वाली परीक्षाओं में इससे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। आप तैयार रहिए। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।